आर्टिकल 81। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? संसद हो गई थी पूरी, सॉरी राज्यसभा हो गया था ना, याद है? राज्यसभा का सभापति यदि कार्यकाल पूरा होने से खाली होता है तो पद पर कौन बैठेगा? वो भी खाली है तब राष्ट्रपति। तब राष्ट्रपति कहेगा, जिस व्यक्ति को कहेगा वो बैठ जाएगा। लेकिन राज्यसभा का पद उसकी अनुपस्थिति या बीमारी खाली तब तब कौन बैठेगा? तब भी उपसभापति बैठेगा। लेकिन वो भी बीमारी अनुपस्थित है तब राज्यसभा की तालिका में जो 6 लोगों का नाम है, उन 6 लोगों में से कोई एक व्यक्ति राज्यसभा का सभापति बना दिया जाएगा। ठीक है, आज है क्या लिखा है? लोकसभा। क्या कह रहा है? आर्टिकल 81 कह रहा है लोकसभा ,550 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, इस कितने तो लोकसभा में लगभग अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 550। पहले कितने थे? 550 थे। 2019 से पहले कितने थे? 2019 से पहले यानी 104वें संविधान संशोधन से पहले कितने सदस्य होंगे मैक्सिमम? 552, जिनमें 550 का निर्वाचन होगा और 2 लोग कहां से आएंगे? इन 2 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। क्या करेगा? ये 2 लोग कौन होंगे? ये 2 लोग होंगे एंग्लो इंडियंस। यानी जब राष्ट्रपति को यह पता चल जाए कि लोकसभा में इनका सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इन 2 व्यक्तियों को, एंग्लो इंडियंस को, राष्ट्रपति क्या कर लेगा? लोकसभा में नाम निर्देशित कर लेगा, ताकि जनता में इनका भी प्रतिनिधित्व स्थापित किया जा सके। लेकिन 2019 में, कब? 2019 में आर्टिकल 331, ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस और आर्टिकल 333 ये विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियंस, इस दोनों अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया? निष्प्रभावी कर दिया गया। तो वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 550। ये समझ में आ गया? लेकिन पहले कितनी थी? तो आप क्या बोलेंगे? 552, जिसमें से 2 लोग क्या थे? एंग्लो इंडियंस थे, जिन्हें कौन नॉमिनेट करता था? राष्ट्रपति। कब खत्म किया गया? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ठीक है, तो वर्तमान में कितने लोकसभा सदस्य? वर्तमान में 54, या लोग टोटल कितने सदस्य होंगे अधिकतम? 550। इन 550 को 2 भागों में बांट दिया। कितने सदस्य राज्यसभा से होंगे? राज्यों से होंगे। इन 550 में कितने लोग राज्यों से चुनकर आएंगे? 530। बाकी 20 आएंगे यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है कितने? इसमें से कितने सदस्य राज्यों से चुन के आए और कितने सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुन के आए? 13। समझ में आएगी बात? पक्का? तो जब चुन के आएंगे तो चुनेगा कैसे? कौन? निर्वाचन होगा। निर्वाचन करेगा कौन? जनता। निर्वाचन होगा कैसे? प्रत्यक्ष। समझ में आ गई बात? निर्वाचित होने की योग्यता किसकी? लोकसभा के सदस्यों की। तो क्या क्या योग्यता है? क्या क्या योग्यता है?
पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, है अधिकतम 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, है ना, अधिकतम। न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा, विकृत ना हो। चौथा, सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित ना हो। हाँ है ना। अगर पूछे राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है, पागल, बस यहां पर इसकी जगह क्या कर देना, 30। तो जैसी लोकसभा के सदस्यों की योग्यता वैसी राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी, पंचायत प्रधान, कितनी आयु चाहिए प्रधान के लिए, प्रधान, मेयर, चेयरमैन, ये सब इनको चुनने के लिए क्या उम्र चाहिए, 25 वर्ष, 21 वर्ष। जितने भी स्थानीय लोकल अथॉरिटी की हैं, जैसे प्रधान, जैसे चेयरमैन, जैसे मेयर, इन सबको चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए इनको, 21 वर्ष। बाकी लोकसभा के लिए 25 वर्ष। वैसे ही राज्यों के विधानसभा के लिए एमपी, लोकसभा में एमपी बनने की कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो एमएलए बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए विधानसभा में, जैसे राज्यसभा में कितनी उम्र चाहिए, वैसे विधान परिषद जहां जहां है वहां पे चुनाव के लिए कितनी उम्र चाहिए, 30 वर्ष। सेम है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। ठीक है, याद रखना। निर्वाचन कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा। कौन करेगा, जनता। जनता करेगी ना। तो कोई व्यक्ति एमपी बन रहा है, जैसे कोई कहां का है, कानपुर, और कोई कहां का है, एमपी बनेंगे कितने, एक। एमपी के जो चुनाव की वो है सीट्स, वो किसके आधार पर होगी, जैसे फॉर एग्जांपल, समझो मेरी बात, लोकसभा के चुनाव होने कितनी सीटों पे, 543 सीटों, यानी पूरे भारत में लोकसभा में एमपी कितने होंगे, 500। इस 543 में यूपी से कितने एमपी चुन के जा रहे हैं, 80। और किसी अन्य की बात करें, सिक्किम या गोवा, इन सबके संख्या कितनी होगी, कम या ज्यादा, कम। कितनी, 6 या 7 है, देख लेना, कंफर्म नहीं है। तो ये जो बंटवारा किया गया सीटों का लोकसभा में, ये किस आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर। समझ में आ रहा हो कि नहीं समझ रहे हो, जनसंख्या के आधार पर बंटवारा हुआ है कि किस राज्य से लोकसभा में कितनी सीटें जाएंगी, इसका निर्धारण करने का मापन क्या है, जनसंख्या। तो जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा, लोकसभा में सीटों की संख्या ज्यादा। जिस राज्य की जनसंख्या कम, लोकसभा में सीटों की संख्या कम। जनसंख्या कब की, 2011 है, 1971 की जनसंख्या के आधार पर आज तक सीटों का बंटवारा किया जाता रहा है। 2026 में ये सीटों के बंटवारों में क्या होगा, परिवर्तन होगा और
नई सीटें अलॉट की जाएंगी। कौन? जब 2026 में क्या बनेगा? नया परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद लोकसभा में यूपी की सीटें कितनी हो जाएंगी? बताओ, आ गए हैं, विवरण आ गए हैं। अभी वर्तमान में यूपी की सीटें कितनी हैं? कितनी हो जाएंगी 26 के बाद? 120। सोचो, जब तक 2011 की जनगणना हो चुकी है तो 1971 की जनगणना को आधार वर्ष क्यों बनाया गया? क्वेश्चन उठना चाहिए ना, क्यों नहीं उठ रहा? तुम्हें पता है 2011 की जनगणना हो चुकी है, 2021 की सुसंगत आंकड़े नहीं है, जनगणना हो चुकी है। तो जब 2011 की जनगणना हो चुकी है, उसके आंकड़े भी आ चुके हैं, तो फिर आधार वर्ष 1971 क्यों बनाया गया? कितनी हो चुकी जनगणना? अच्छा ये बताओ, भारत स्वतंत्र भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है? कल आया रिजल्ट, ठीक है, और समझ लो 7, 51, 61, 71, 81, 91, 1, 11, 7 जनगणना। हमने इसी को क्यों बनाया आधार वर्ष? क्वेश्चन उठना चाहिए ना तुम लोग के मन में, बताओ। सुनो सुनो, जब भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी की शुरुआत दशकों में ही भारत की सरकार ने क्या किया? परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण पे कई सारे कानून बनाए और इसको पूरे भारत में लागू करने का प्रयास किया गया। तो उत्तर भारत में भी लागू हुआ और दक्षिण भारत में भी लागू किया गया। यहां भी लागू और यहां भी लागू। दक्षिण भारत के राज्यों ने इन दोनों, कौन सी? परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, इन दोनों ही योजनाओं को भली भांति लागू करने का प्रयास किया और सफलता भी पाली। सुनना, जबकि यहां के लोग धड़ल्ले से अभी भी जनसंख्या वृद्धि करते जा रहे थे। यहां पर जनसंख्या नियंत्रण हो गया और यहां पर इनकी तुलना में लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई। सरकार की योजनाओं का पालन किसने किया? और उल्लंघन किसने किया? उत्तर भारत के लोगों ने। अब सोचो, जैसे ही 82, जैसे ही 82 में परिसीमन आयोग बनता और नई सीटों का बंटवारा होता, तो सोचो लोकसभा में सीटें बढ़ती किसकी? इनकी या इनकी? दिमाग नहीं लगा पा रहे हो ना? जनसंख्या बढ़ी किसकी? इस क्षेत्र की। यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ तो था नहीं तब, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर हो रहा है? जनसंख्या के आधार पर। तो जैसे ही 82 में परिसीमन आयोग बनता तो जनसंख्या किसकी बढ़ गई? उत्तर भारत के राज्यों की। लोकसभा में सीटें किसकी ज्यादा होती? उत्तर भारत के राज्यों की। दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति क्या होती? योजनाओं का पालन भी किया, इंप्लीमेंट भी किया, ईमानदारी से प्रयास भी किया और अपनी जनसंख्या को कम भी कर दिया। लेकिन जैसे ही लोकसभा में सीटों के बंटवारे की बात होती तो तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों की लोकसभा में सीटें क्या होती? ज्यादा या कम? कम हो जाती। एक तो काम भी अच्छा करो और दूसरी तरफ इनको दंड भी मिल रहा है। ये ठीक था? पक्का? ये गलत था। इस वजह से इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया? 42वां संविधान संशोधन 1976 और कहा कि जब तक 2000 के बाद, कब? नई जनगणना के आंकड़े नहीं प्रकाशित हो जाते तब तक लोकसभा में सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर स्थापित रहेगी। समझ में आई बात? क्या कहा? ये सब लिखोगे कैसे?
ऐसे देखते हो जैसे पूरे मंगल ग्रह का आदमी कुछ है और वो पढ़ा रहा है। लिख लोगे? चलो, क्या हुआ था? शुरुआत आजादी के बाद से ही भारत सरकार क्या कर रही है? परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास कर रही, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या क्या थी? आज भी ज्यादा, उस समय भी ज्यादा थी। जरूरत था कि संसाधन कम है और जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना था? हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना था। प्रयास किए गए, कई सारी योजनाएं आई, ये योजनाएं पूरे भारत में लागू की गई। इसके तहत उत्तर भारत के राज्यों ने इस योजनाओं को भली भांति लागू नहीं किया, लेकिन दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन्होंने क्या किया? इन नियमों को लागू भी किया और जनसंख्या को कम करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हो गए। अब 71 के बाद जब परिसीमन आयोग आता तो लोकसभा में नई सीटों का बंटवारा होता। इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ गई, इनकी जनसंख्या कम हो गई। अब जब लोकसभा में सीटों का बंटवारा होता तो किसकी सीटें ज्यादा होती? उत्तर भारत के राज्यों की, और दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में क्या हो जाता? कम हो जाता। काम भी अच्छा कर रहे हो और दंड भी मिलेगा, ये ठीक है। तो क्या किया इंदिरा गांधी ने? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्थापित किया और क्या कहा कि जब तक 2000 की जनगणना में आंकड़े नहीं प्रकाशित हो जाएंगे तब तक लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा होगा वो कौन सी जनगणना के आधार पर? और जैसे ही 2000 आया फिर से एक संशोधन हुआ, कौन सा? 84वां संविधान संशोधन 2002। क्या कहा गया? इस समय सीमा को फिर बढ़ा दिया गया। क्या कहा था इसने क्या कहा था? और 84वें संविधान संशोधन के बाद इसको बढ़ा दिया गया और क्या कहा कि 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी, जब तक उसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं होंगे, लोकसभा में सीटों की संख्या का आधार वर्ष क्या होगा? 1900। समझ में आ गई बात? तो कोई पूछे कि चुनाव में जो जनसंख्या होती है वो किस वर्ष की है? 1900 का। तो रट लेना, ये कब चेंज होगा? 2026 में। क्या? हाँ, हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। निर्वाचन कैसा? लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष। निर्वाचन की प्रणाली कैसी? लोकसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाएगा? हैं? जाके देखो कोई है क्या? बोलो, प्रोसेस क्या होगा? इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली, टेरिटोरियल इलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है? संपूर्ण राज्य क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाएगा। समझो, लोकसभा के चुनाव कितनी सीटों में होने? 543। जैसे ही चुनाव होंगे पूरे भारत को कितने क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा? कितने? 543। यानी ये भारत है और इसके कितने टुकड़े नहीं, कितने बांट दिया, कितने भागों में? 543। ठीक। कोई एक पॉकेट उठाओ, ये वाली उठा ली, और इस पॉकेट में क्या होना है? लोकसभा का चुनाव होना है। तो इस क्षेत्र से मान लो कानपुर, कानपुर भी तो एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया ना? कितने में से? 543 में से। इस कानपुर से कितने एमपी चुने जाएंगे? एक। यानी क्षेत्र एक तो एमपी की संख्या भी एक। इसको क्या बोला गया?
एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। चलो, कानपुर से कितनी पार्टी लड़ेंगी एमपी के चुनाव के लिए? कई सारी, बीजेपी भी होगी, कांग्रेस भी अपना प्रतिनिधित्व रखेगी उम्मीदवार, और एंड सो ऑन। ठीक, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया। ठीक है, पक्का? मान लो, सोचो कि एक एमपी के चुनाव के लिए, यानी एक सीट के लिए लोग कितने खड़े हुए? 10। बी, सी, डी, ई। ठीक, टोटल पड़े हैं वोट 10 लाख। ए को मिले 3 लाख, बी को मिले 2 लाख, सी को मिले 1 लाख, डी को मिले 3.5 लाख और ई को मिले 50,000। कितने वोट पड़े? कानपुर से 10 लाख लोगों ने वोट डाला। इस कितने लोगों को? इतने लोग खड़े हुए थे उम्मीदवार के रूप में। ए को कितने मिले? 3 लाख, बी को कितने मिले? 2 लाख, सी को 1 लाख, डी को 3.5 लाख, ई को 50,000। कौन जीता? सॉरी, कौन जीता? डी। कैसे जीता? जीतेगा वही जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPP। जीत उसी की जो सबसे आगे। समझ में आया? सिंपल चुनाव होगा। कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। और उसका प्रोसेस क्या होगा? प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली, टेरिटोरियल इलेक्शन प्रोसेस। कैसे होगा? उस क्षेत्र से, यानी पूरे संपूर्ण भारत क्षेत्र को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया? 543। और प्रत्येक क्षेत्र से उम्मीदवार कितने जीतेंगे? 1। खड़े कितने होंगे? कई सारे। इसी को क्या कहा गया? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जीतेगा वो जो सबसे आगे। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? बिल्कुल, जीतने वाला उस क्षेत्र के बहुमत का रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो, जैसे 3 लाख, 2 लाख, कितने हो गए? 5 और 1 6, और 6 और 5.5 6.5 लाख लोगों ने डी को नहीं चुना, है ना? तो डी को चुना कितने लोगों ने? 3.5 लाख। और एक बहुत बड़ी जनसंख्या के वर्ग ने डी को नहीं चुना, लेकिन फिर भी वो जीत गया। तो क्या कानपुर के बहुमत को रिप्रेजेंट किया? क्या उस व्यक्ति ने कानपुर के मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट किया? नहीं किया ना। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। पक्का? अब आ जाओ, इजी है, सबको, भारत की जनता को समझने लायक है ये। अब प्रत्यक्ष, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव, क्या समझ पाए थे? ये इजी है कि वो इजी है? ये इजी था ना। तो भारत की जनसंख्या कैसी है? कैसी है? साक्षरता दर क्या भारत की? अच्छा, कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, इसका वो मापन क्या है भारत में? हाँ, किसको कहोगे पढ़ा लिखा है? 12वीं पास। बहुत बढ़िया। 8वीं पास। तुम बताओ, भारत में किसको साक्षर व्यक्ति माना जाता है? जिसकी उम्र 7 वर्ष की हो और जो अपना नाम लिख ले और काखा गाघा पढ़ ले, वो व्यक्ति क्या है? सोचो। और उसके बावजूद भी भारत की साक्षरता दर कितनी है? समझ रहे हो? यानी 72, यानी 21.3 लोग ऐसे लोग हैं, सॉरी 31.3% ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं आता। तो जो अपना नाम नहीं लिख पा रहा है, वो तुम्हें लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस समझ जाएगा? हिंदी दे किसी एक भाषा में, सोचो, लिख लोगे? समझ जाओगे? जो व्यक्ति गांव में है, जो सिर्फ जिसने कभी भी पेन की कलम नहीं उठाई, किताब नहीं उठाया, उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी बना दो, वोट कर पाएगा? यहां पर क्या होता है? घर से पढ़ा लिखा के, सुनो, ये कमल है, ये पंजा है, ये हाथी है, ये साइकिल, इसी पे लगाना। तो गए, चित्र देखा, दबा दिया।
इजी कौन सा हुआ? प्रत्यक्ष वाला। अप्रत्यक्ष इसलिए कठिन है, इसलिए भारत के सारे निर्वाचन में जहां पे जनता भागीदारी कर रही है वहां पे प्रोसेस क्या रखा गया है? टेरिटोरियल इलेक्शन प्रोसेस। समझ में आ गई बात? पक्का? चलो, तो निर्वाचन क्षेत्र कैसा? कैसा? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। इस निर्वाचन क्षेत्र को बांटने का काम कौन करेगा? जैसे संभल को बांट दिया, कानपुर को बांट दिया, मुरादाबाद को बांट दिया, ये बांटने का काम कौन कर रहा है? डिलिमिटेशन कमीशन। कौन? परिसीमन आयोग। अब तक भारत में कितने परिसीमन आयोग बने? डिलिमिटेशन जो निर्वाचित क्षेत्र बांटेगा, जनसंख्या के आधार पर किस क्षेत्र को बांटना है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? डिलिमिटेशन कमीशन। किसकी सलाह पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर। तो बताओ कितने बने? 3। कौन कौन से? 51, 61, 71। 2002 में बनना था लेकिन उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया? समझ में आ गई बात? किसकी सलाह पर कर रहा है? इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। सुनो, एक और चीज समझो, जैसे ही परिसीमन आयोग का गठन होगा, कौन करेगा? परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा? संसद। गुड। परिसीमन आयोग का गठन करने का अधिकार संसद को है। जैसे ही परिसीमन आयोग का गठन होगा, परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्र को बांटने के लिए उस क्षेत्र से 5 एमपी और 5 एमएलए की सहायता प्राप्त कर सकेगा। नहीं समझे? कभी भी, जो हैं या रह चुके हैं। जैसे ये यूपी है, यूपी को बांटना है किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, और उसको निर्वाचन क्षेत्र में बांटना है। किसको बांटेगा? कौन? डिलिमिटेशन कमीशन। ये जैसे बांटेगा, इस यूपी से 5 एमपी और 5 एमएलए को परिसीमन आयोग अपॉइंट कर लेगा। किस लिए? कि चलो हमारी सहायता करो और यूपी को 80 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटो। समझ में आई कौन कर रहा है? अगर पूछा जाए परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति मत लगाना, संसद करता है। ठीक है? पक्का? कितने बन चुके हैं? 3। 1951, 61, 71 2000 में बना था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। 2026 तक के लिए प्रभावी किया जाएगा बाद में। ठीक है, आगे चले। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष? लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी इसका कभी भी विघटन किया जा सकता है। विघटन करेगा कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल बताओ। तो माने की पढ़े हो, तो माने की रिवीजन करते हो। मुश्किल से 5 क्लास पहले की बात है ये घटना, 5 भी नहीं। जब हम संघ की कार्यपालिका शुरू किए थे तभी बताया था हमने। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति नहीं, कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। 108। तुक्के मारो, मारो तुक्के। 108, 118, 218, 300 से ऊपर चले जाओ। अनुच्छेद 400, अनुच्छेद 530, 53, 239 अनर्थ की, मतलब बोलने से तुक्का मारने से सोचो तो राष्ट्रपति 239 में है। शर्म नहीं आ रही तुमको? 86, 86 में क्या है?
आर्टिकल 86 क्या है? पुनर्विचार करेगा। आर्टिकल 86 में वो दोनों सदन या किसी एक सदन को पुनर्विचार के लिए किस संदेश भेज सकेगा और आशा करेगा कि आप उस पर पुनर्विचार करें। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को दी गई है? बेहोश हो जाओ, डूब मरो, 85। क्या करना है? दोनों सदनों को आहूत करेगा, उनका सत्रावसान करेगा और लोकसभा का ये 3 शक्तियां अनुच्छेद 85 में दी गई। किसको? भूल जाओ। 87 में क्या कहा गया है? विशेष अभिभाषण का प्रावधान। 108 में जो आप बोले थे, ज्वाइंट सेटिंग, सब भूलो। 109 में, 110 में, जब तक 395 अनुच्छेद में से लगभग 200 अनुच्छेद टिप ऑफ द टंग नहीं होंगे, आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार है। ये सच्चाई है, इसको मान लो, एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हवा में तो दुनिया पड़ रही है। लगभग 200 अनुच्छेद, चाहे वो रटो मरो कैसे भी करो, कुत्ता बन जाओ, रटने पड़ेंगे तो पड़ेंगे। नहीं रट पा रहे हो तो आप बेकार है, आप यूपीएससी की तैयारी मत करिए, छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं यूपीएससी रटने वाला पेपर नहीं है, गलत कहते हैं। यूपीएससी में जितना कॉन्सेप्ट है उतना ही रटने वाली विद्या भी है। आप बिना रटे याद नहीं रख पाएंगे। क्वेश्चन मान लो पूछा जाए कि राज्यसभा की रेलेवेंसी, तो तुम्हें याद नहीं अनुच्छेद कैसे लिख पाओगे? हवा में लिखोगे? राज्यसभा वो सुंदर सदन है, स्थायी सदन है, रेलिवेंट है, ऐसे लिखोगे? नहीं लिख पाओगे। तो जो कहते हैं कि नहीं यूपीएससी रटने वाला गेम नहीं है, यूपीएससी जितना कॉन्सेप्चुअल है उतना ही फैक्चुअल भी है। ये बात मान लो, ये सच्चाई है। आपको रटना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स रटने पड़ेंगे, कुछ टॉपिक्स अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिख ले जाओगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे फैक्ट काम करेंगे आपके। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्या चीज? आपकी रटंत विद्या है कि नहीं है? वो है नहीं, यूज हो नहीं रहा है। कहां थे? अस्थायी सदन। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? अधिकतम 5 वर्ष सामान्यता। क्या लोकसभा 5 वर्ष पहले विघटित हो सकती है? कैसे? अविश्वास प्रस्ताव। ठीक। यदि सदन में सत्ता पक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो लोकसभा भंग हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो भंग करने से पहले क्या करें? नई लोकसभा का सृजन करो। तो सृजन कब होगा? चुनाव के बाद। चुनाव जैसे हुआ, चुनाव में कोई जीता, कौन? मान के चले बीजेपी, यानी बहुमत दल के रूप में कौन उभर के आ गया? बहुमत दल सत्ता पक्ष बन गई और चुनाव के बाद लोकसभा का सृजन हो गया, है ना? आज तारीख कौन सी है? लोकसभा का मान लो सृजन हो गया, ठीक। तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? अरे क्रिएट हो गई नई लोकसभा, बन गई, तो लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव कब होगा? क्या जिस दिन सृजन हुआ उसी दिन हो गया? कुछ दिनों बाद। लोकसभा स्पीकर का चुनाव नई लोकसभा के सृजन के कुछ दिनों बाद होगा, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इस दौरान यानी 23, और मान लो क्या सृजन की चुनाव की तारीख कब आई? 1/5/25। सृजन कब हुआ? और 8 दिन बाद चुनाव की तिथि घोषित हो गई। तो 7 दिन जो काम होंगे, इस कार्य संचालन का कौन करेगा? लोकसभा का कार्य संचालन 23 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर।
यानी नई लोकसभा के सृजन के बाद और नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के कार्य संचालन का काम किसको सौंपा गया? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, कब तक? जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाए। जैसे ही नया लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, प्रोटेम स्पीकर क्या हो जाएगा? पद खाली हो जाएगा। यह प्रोटेम स्पीकर होगा कौन? लोकसभा के सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य। आए ना? वरिष्ठ सदस्य का मतलब जो सबसे ज्यादा उम्र का हो, 80-85 साल, जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ, उसको वरिष्ठ सदस्य बोलोगे। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन होगा? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। किस लिए? नए लोकसभा अध्यक्ष के बनने से पहले लोकसभा के कार्यों का संचालन का कार्य किसको सौंपा गया? प्रोटेम स्पीकर को। इसके कार्य क्या हैं? लोकसभा के स्पीकर को उसकी कुर्सी पर बैठाना। दूसरा, अगर राष्ट्रपति अपॉइंट करे तो वह लोकसभा के सदस्यों को शपथ भी दिलाएगा। क्या दिलाएगा? लेकिन राष्ट्रपति बोलेगा। वैसे अगर पूछा जाए लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन में प्रेसिडेंट भी है, प्रोटेम स्पीकर भी है। क्या लगाओगे? एक सेकेंड। दिलाएगा। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त प्राधिकारी, ऑप्शन सी प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाएगा शपथ? हाँ, समझ लेना। अगर ये चारों चीजें हैं तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा? लगा देना। ये नहीं है तो क्या लगाओगे? नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्राधिकारी। अगर ये भी नहीं ऑप्शन में, तब क्या लगाओगे? समझ में आई बात? नहीं समझे? पक्का? पहला राष्ट्रपति है तो बिना कुछ सोचे समझे राष्ट्रपति टिक कर देना। नहीं है ऑप्शन में तब, लेकिन ये ऑप्शन में है तो क्या लगाओगे? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी। अगर ये भी नहीं है तो क्या होगा? तब लगा देना प्रोटेम स्पीकर। क्या? किसको? यही तो होता है। ये अक्सर यही देखा जाए कि जो ऐसे लिखा है, लोकसभा को सदस्य राष्ट्रपति दिलाएगा या उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी। ये पूरी लाइन लिखी है। तो अन्य प्राधिकारी के रूप में राष्ट्रपति अमूमन प्रोटेम स्पीकर को ही ऑथराइज कर देता है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। समझ में आ गई बात? पक्का? क्या? राष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान लोकसभा के अलावा कहीं नहीं है। प्रोटेम का मतलब क्या है? प्रोटेम का मतलब है अस्थायी अध्यक्ष। किसमें नहीं होगा? होगा। राष्ट्रपति होगा या उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी होगा नहीं। ठीक है, चलें आगे। नियुक्त हो गया। अब देखो, नई लोकसभा का सृजन हुआ 23/4/25 को और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है 11/5/25 को। तो अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। याद रखना कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की किसके? लोकसभा स्पीकर के चुनाव की घोषणा, तारीख की घोषणा कौन करेगा? प्रेसिडेंट। समझ में आई बात? उपाध्यक्ष के चुनाव की घोषणा कौन करेगा? जैसे लोकसभा में अध्यक्ष वैसे लोकसभा में उपाध्यक्ष भी। लोकसभा के अध्यक्ष को किस तिथि में चुनाव होगा, इसकी घोषणा कौन कर रहा है? उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। गुड।
कंफ्यूज मत होना, यूपीएससी खेलेगा, क्या कहेगा कि जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक उसी प्रकार उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। स्टेटमेंट गलत है, लेकिन वहां पर तुम्हें क्या लगेगा, सही है। बात समझ आई? कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा लोकसभा स्पीकर। ठीक है, पक्का? अब बस जरा सा देख लो, एक है इंडिया। अच्छा, लोकसभा के स्पीकर का पद हमने कहां से लिया? ब्रिटेन। भारत में जो लोकसभा का स्पीकर है कौन होगा? लोकसभा के सदस्य। और बताओ, और अंदर घुसो। लोकसभा में तो 543 सदस्य है ना, क्या लोकसभा का अध्यक्ष सभी 543 में होता है? होना चाहिए, परंपरा यही है, अच्छी बात है, लेकिन होगा वही जो जिस पार्टी को सत्ता प्राप्त होगी। ओम बिरला, इसके पहले वाले देखो, कभी भी उठा के देख लेना, लोकसभा, भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो किस पार्टी का होगा? सत्ता पक्ष। अब सोचो, जैसे ही सत्ता पक्ष से पार्टी का हुआ लोकसभा अध्यक्ष, समझना इसका निर्णय कैसा हो जाएगा? सत्ता पक्ष की ओर झुकेगा कि नहीं झुकेगा? क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को अंतिम निर्णय, सॉरी, निर्णायक मत देने का अधिकार है। आर्टिकल बताओ। मत विभाजन की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकेगा। कौन सा आर्टिकल? बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 100 में यह बात लिखी है कि मान लो ये लोकसभा, ठीक, कोई विधेयक आया और विधेयक पर सत्ता पक्ष में 200 वोट पड़ गए और विपक्ष में भी 200, मान लो 543 सदस्यों में 400 लोग उपस्थित हैं, ठीक, एक लोकसभा अध्यक्ष बैठा हुआ है यहां पर, है ना, 200 वोट सत्ता पक्ष में, 200 वोट विपक्ष में। ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर देगा? निर्णायक मत दे देगा। सोचो किधर देगा? है ना, दे देगा। यही गड़बड़ हो जाती है, यही एक प्रश्न चिन्ह है लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर कि वह सत्ता पक्ष से होने के बाद अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष चरित्र खो देता है। कौन? भारत का लोकसभा अध्यक्ष। ब्रिटेन का लोकसभा अध्यक्ष देखो, ब्रिटेन का लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया, अध्यक्ष पद पर बैठने के तुरंत बाद वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देगा। अर्थात अब उसका किसी भी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। इसका निष्पक्ष बिहेवियर बढ़ेगा कि कम होगा? स्वतंत्रता इसकी कैसी हो जाएगी? क्या इस पर सत्ता पक्ष कोई प्रेशर करेगा? विपक्ष प्रेशर कर सकता है? ये अपने विवेक के अनुसार अगर मत विभाजन हो जाए तो ये क्या देखेगा? ये वो देखेगा कि विधेयक में क्या पॉजिटिवनेस है और क्या, अगर नेगेटिवनेस ज्यादा है तो यहां वोट दे देगा और पॉजिटिवनेस ज्यादा तो यहां। समझ में आई बात? इसलिए पूरे विश्व की राजनीति में ब्रिटेन के लोकसभा अध्यक्ष से ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा निष्पक्ष कोई भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं है। इसके लिए कहा गया, किसके लिए? ब्रिटेन के लोकसभा स्पीकर के लिए क्या कहा गया है? कि वह व्यक्ति है जिसके कान है लेकिन सुनता नहीं, आंखें हैं लेकिन देखता नहीं, मुंह है लेकिन बोलता नहीं। किसके लिए कहा गया? कान है पर बोलता नहीं, सुनता नहीं, आंख है पर और क्या, मुंह है पर समझ में आई अंतर बात? पक्का? लोकसभा अध्यक्ष को कैसे पद से हटाओगे? अविश्वास। यह अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा पहली बार? लोकसभा में। क्यों? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। जैसे राज्यसभा का सभापति को हटाने का आधार क्या है?
राज्यसभा के सभापति को हटाने का आधार क्या है? अविश्वास। उसको कहां लाया जाएगा? क्यों? क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति और लोकसभा अध्यक्ष कहां का अध्यक्ष? लोकसभा के सदस्यों का। कहां लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव। शर्त क्या है? शर्त क्या है? 14 दिन पूर्व लिखित सूचना। किसको? अध्यक्ष को। किसको? किसको? अध्यक्ष के खिलाफ ही अविश्वास ला रहे हो, उसी को दोगे? हाँ, बस जरा सा कंफ्यूज हुए। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आया, अब लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, हम ही से पढ़ोगे? तो आरोप लगाने के तुरंत बाद लोकसभा का अध्यक्ष जो यहां बैठेगा, उसी को बोलते क्या? पीठासीन। लोकसभा का अध्यक्ष यहां से उठेगा और कहां बैठ जाएगा? समझ में आया? अब अविश्वास प्रस्ताव कहां आया? कहां आया? लोकसभा में। किसको सूचना दी? 14 दिन पूर्व लिखित सूचना किसको दी? लोकसभा के अध्यक्ष को। अध्यक्ष कौन है इस समय? अध्यक्ष का पद खाली है तो अध्यक्ष कौन? बोलो यार, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए मेरे भाई। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आया, लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा और यह 14 दिन पूर्व लिखित सूचना किसको दी जाएगी? पीठासीन को। पीठासीन के रूप में कौन? लेकिन हम तो बोलेंगे लोकसभा अध्यक्ष ना। हाँ पक्का? आगे आ जाओ। जैसे ही प्रस्ताव पास, कहां पर? कैसे? साधारण की विशेष? साधारण कहां पहुंचा? राज्यसभा। राज्यसभा अगर सहमत हो गई तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा और रुको। क्या आया? किसके खिलाफ? तो यहां पर वो नहीं है, कहां बैठ गया? पार्टी सत्ता पक्ष की तरफ। ऐसी स्थिति में क्या लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 100 का यूज कर पाएगा? क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं ना, वो ऑलरेडी इसमें 200 में वोट कर चुका है। अर्थात अविश्वास प्रस्ताव के समय लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता, लेकिन अपना प्रथमता मत, समझ में आ गई बात? प्रथम मत देगा, लेकिन उसको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया हो। ठीक है, बाकी निकलो, अब मिलते हैं कल। ठीक, चलो बाय।